लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। जी हां, नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी। सवाल इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, सवाल पर्यटकों के सुरक्षा को लेकर, सवाल आतंकवाद पर एक्शन को लेकर, सवाल कि इतने आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में कैसे पहुंचे और इतने लोगों की हत्या करके कैसे चले गए। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर को लगातार ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ट्रोल किया जा रहा था और गद्दार, आतंकवादी, पाकिस्तान प्रेमी, देशद्रोही जैसे शब्दों से उन्हें संबोधित किया जा रहा था और ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान से फंड लिया है भारत सरकार को बदनाम करने के लिए और भारत के खिलाफ बोलने के लिए। उनका ये वीडियो पहले देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो से इस लोगों को इतनी आपत्ति हो गई कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के हजरतगंज थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया है। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। बिहार चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से समझिए और गांठ बांध लीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अगर बिहार चुनाव पहलगाम मुद्दे पर लड़ा गया तो चुनाव से रोजगार और परीक्षाओं का मुद्दा गायब कर दिया जाएगा। पेपर आउट और बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे भी साइड कर दिए जाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। जानते हैं फिर क्या होगा? वो प्रवासी मजदूर बनने की राह पर आ जाएगा और फिर सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों को सस्ता लेबर मिलेगा। अगर बिहार का युवा देश भर में मजदूर बना फिर रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक दुष्चक्र तैयार किया गया है कि बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी में इस कदर उलझा रह जाए कि मजदूरी ही उसे अपना भविष्य नजर आने लगे। ये दुष्चक्र साल दो साल में नहीं रचा गया है, दशकों लगे हैं। बड़े बड़े हाकिमों का दिमाग लगा है इसमें, तब जाकर बिहार के अच्छे अच्छे अभिमन्यु दिल्ली, बंबई, सूरत में गार्ड बनकर गालियां खा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? बिहार का युवा दुर्भाग्यशाली नहीं है, उसकी किस्मत की रेखा षड्यंत्र करके मिटाई जाती है। केंद्र की सरकार बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है।
बिहार के तमाम नेता हैं जिनके बिना दिल्ली की सरकार पैदल हो जाए, लेकिन इन लोगों ने बिहार में कितने कारखाने लगवाए, कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलवाए? अरे न खुलवाए हैं न खुलवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूरत और अहमदाबाद को सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? आपने जिनको चुनकर संसद भेजा है उन्हें दिल्ली वालों की चापलूसी में मजा आने लगा है। बिहार का चुनाव पूरी ताकत लगाकर पहलगाम की ओर मोड़ा जाएगा और मोदी जी ने आज रैली भी कर दी है और बिहार चुनाव से बिहार के जरूरी मुद्दों को भारत पाकिस्तान के विवाद से दबाने की शुरुआत भी कर दी है। आपको सतर्क रहना है, अपने मुद्दे को उठाते रहना है और इस बार मूर्ख नहीं बनना है। मेरा काम आपको सावधान करना है, मैं करती रहूंगी। आपका काम अपना बचाव करना है, आप कीजिए। जय संविधान, जय बिहार, जय हिंद। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर सरकार से ये सवाल कर रही थी कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में जब पर्यटक जमा थे तो उनके सुरक्षा के लिए वहां कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं मौजूद थी। साथ ही साथ वो इंटेलिजेंस फेलियर पे भी सवाल कर रही है और ये भी कह रही है नोटबंदी और 370 के बाद जो सरकार यह कहते हुए अपने पीठ थपथपाते हुए नहीं थक रही थी कि आतंकवाद का कमर तोड़ दिया गया है, कश्मीर में आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, आखिरकार आतंकवादी आके इतना बड़ा हमला करके कैसे चले जाते हैं। इसके साथ ही नेहा सिंह राठौर बिहार को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रही थी कि देश में जब इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, 27 निहत्थे निर्दोष लोग मारे गए, उसके बाद क्या मोदी जी के लिए इतना जरूरी था कि वो बिहार में जाके रैली करे, बिहार में जाके जनसभा को संबोधित करे? वो 2-3 दिन के लिए शोक नहीं मना सकते थे? वो कश्मीर का दौरा भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार में जाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और यही कहना था नेहा सिंह राठौर का। इन्होंने अपने वीडियो में जारी करके यही कहा था, यही सरकार से सवाल पूछा था, जिसके बाद सरकार के समर्थकों ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया और उन पर उन्हें गद्दार और पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा है और उनके देशभक्ति और ईमानदारी पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करके कहा है कि ये लोग जितने देशद्रोह की बातें कर रहे हैं ना, जितने देशभक्ति दिखा रहे हैं उनको गाली देके, उनसे ज्यादा उनके घर के लोग सेना में भर्ती है, उनका भाई छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है, उनका भाई आतंकवाद से लड़ रहा है, सीमा पे लड़ रहा है, उनके घर के सदस्य आर्मी में भर्ती हैं और वो लोग जिनके कुछ भी नहीं है आर्मी में, वो उनके देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ नेहा सिंह राठौर ने फिर से एक वीडियो जारी करके सरकार के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें गद्दार कहे या देशद्रोह का मुकदमा दायर करे, वो अपने सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेंगी। उनका सवाल वाजिब था और सरकार उनका मुंह बंद नहीं करा सकती। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी धाराओं में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 152 जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम किया जाता है, इसे देशद्रोह के अंदर डाला जाता है। दूसरी धारा 353(1)(c) इसमें आता है कि किसी भी वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के खिलाफ उकसाना होता है। धारा 353(2) इसमें झूठी खबर फैलाने और उससे धार्मिक समूहों के बीच नफरत पैदा करने के लिए यह धारा लगाई जाती है। इसके साथ ही साथ धारा 302 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये चारों धाराएं नेहा सिंह राठौर पे लगाई गई है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट 69A के तहत उन पे FIR दर्ज किया गया है और देशद्रोह की यह धारा उन पे लगाई गई है। बाकी का इस खबर पे अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है और ये खबर आगे जाके क्या मोड़ लेता है, उससे जुड़े अपडेट्स हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।